हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ में क्या है कि हम जानते हैं कि जो लॉ बनते हैं वो कुछ ना कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। जब वो अजम्पशंस जिस सिचुएशन में लागू होती हैं उसी सिचुएशन में फिर वो लॉ लागू हो जाता है। लेकिन क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि जो अदर इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्हीं अजम्पशंस को उठाते हैं और उसको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के केस में होता है। जैसे फर्स्ट क्रिटिसिज्म बोलिए, कंज्यूमर आर नॉट फुली रैशनल। यहाँ पे जब हमने अजम्पशन में पढ़ा था कि कंज्यूमर रैशनल होता है, यानी कि वो उन गुड्स को ज़्यादा खरीदता है जिससे मार्जिनल यूटिलिटी उसे ज़्यादा मिलती है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। कहते हैं कस्टमर कई बार आइडल नेचर के होते हैं, तो इस कारण से वो कई बार ऐसी गुड्स को परचेज कर लेते हैं जिनसे उसको यूटिलिटी कम मिलती है, तो जिस कारण जो सेटिस्फेक्शन उनकी मैक्सिमम नहीं हो पाती। कहते हैं कंज्यूमर आर नॉट फुली रैशनल, अजम्पशंस दैट कंज्यूमर आर फुली रैशनल इज़ नॉट करेक्ट। कहते हैं जिसने अजम्पशन मानी थी अपने लॉ में कि कंज्यूमर फुली रैशनल होते हैं, कहते हैं ये ऐसा नहीं होता। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आइडल नेचर के होते हैं। जब उनको अपनी हैबिट या कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है तो उस टाइम पे वो ऐसी गुड्स को ही परचेज कर लेते हैं जिससे उनको लेस यूटिलिटी मिलती है, जिस कारण से इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो नहीं ले पाते। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर इज़ नॉट कैलकुलेटिंग। कंज्यूमर इज़ नॉट कैलकुलेटिंग का मतलब क्या है कि जब कंज्यूमर, यहाँ पे लॉ कहते हैं कि जब कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है तो वो कैलकुलेट करके देखता है कि जो दो कमोडिटी के ऊपर उसने अपनी इनकम को खर्च किया है, तो जो उसने लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड किया तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल आनी चाहिए जो उसने गुड्स के ऊपर मतलब स्पेंड करते समय खर्च किया अपना पैसा। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, कंज्यूमर जब परचेज करने जाता है तो क्या वो कैलकुलेट करते हैं बैठ के कि हाँ इस प्रोडक्ट से मुझे इतनी यूटिलिटी मिलेगी और जो मैंने लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड किया क्या वो इक्वल आएगी उसकी मार्जिन यूटिलिटी गुड्स के? तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। कंज्यूमर है जो कैलकुलेट नहीं करता रियल लाइफ में, जब उसको चीज़ चाहिए होती है तो वो परचेज करके ले आता है। कहता है लॉ इज़ बेस्ड ऑन द रॉन्ग अजम्पशन। तो कहते हैं ये लॉ है जो रॉन्ग अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। रॉन्ग अजम्पशन कौन सी? दैट वाइल स्पेंडिंग इज इनकम ए कंज्यूमर कॉन्स्टेंटली कैलकुलेट द यूटिलिटी। तो यहाँ पे कंज्यूमर इसकी अजम्पशन ही माना था कि कंज्यूमर है जो यूटिलिटी है जो कैलकुलेट करता है, पहले जो अपनी इनकम को खर्च करता है। ड्राइव बाई हिम आउट ऑफ ईच रुपी स्पेंड, जो उसने एक रुपया जो खर्च किया हर एक रुपये के पीछे वो यूटिलिटी को कैलकुलेट करता है पहले, फिर उसी हिसाब से अपनी इनकम को खर्च करता है। तो ये कहते हैं ये रॉन्ग अजम्पशन है इस लॉ की, क्योंकि कंज्यूमर गोज ऑन कंपेयरिंग द मार्जिन यूटिलिटी। कहता है अगर वो कंपेयर करता है मार्जिन यूटिलिटी को लास्ट रुपी स्पेंड ऑन डिफरेंट कमोडिटी, तो कहते हैं ऐसा नहीं होता कि कंज्यूमर अपनी हर एक, जब वो इनकम के हर एक रुपये को खर्च करता है तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी को कैलकुलेट कर उसकी कंपैरिजन करता है, फिर ये ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। इन एक्चुअल लाइफ वन हार्डली कम्स अक्रॉस सच ए कैलकुलेटिंग कंज्यूमर। एक आधा कहता मुश्किल से एक कंज्यूमर हो सकता है जो कैलकुलेशन करके देखे मार्जिन यूटिलिटी को, बाकी सारे ऐसा नहीं करते हैं। सो द एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। तो इस कारण से कहता है जो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मुश्किल है इसकी। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आती है शॉर्टेज ऑफ गुड्स। जब हमने लॉ की एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर उन गुड्स को परचेज करता है जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन कहते हैं कि अगर मान लो जिन गुड्स की यूटिलिटी ज़्यादा है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में फिर कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? उन गुड्स को परचेज करना पड़ेगा जिनसे लेस यूटिलिटी मिलती है। फॉर इंस्टांस कहते हैं जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर कुकिंग गैस है जो अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे कंज्यूमर को या तो कोल यूज़ करना पड़ेगा या केरोसिन ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लो कहते हैं जो यूटिलिटी है कोल या फिर केरोसिन ऑयल की वो कम है, किससे? कुकिंग गैस से, तो यहाँ पे जो वन विल नॉट गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो नहीं हो सकती कंज्यूमर को। इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन कस्टम एंड हैबिट। जब भी कंज्यूमर
परचेज़ करता है कमोडिटी को, तो वो ध्यान में रखता है कि उस टाइम फैशन क्या है, उसकी कस्टम क्या है, उसकी हैबिट क्या है। तो वो अपनी फैशन, कस्टम, हैबिट के हिसाब से जो खर्च करता है अपनी इनकम को, चाहे बेशक उस टाइम पे उसको उस गुड से लेस यूटिलिटी ही क्यों ना मिले, तो इफ़ेक्ट क्या मिलेगा, वो बाय करेगा लेस ऑफ दोज गुड विच गिव मोर यूटिलिटी, यानी कि जिन गुड से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है उनको भी क्या करेगा, वो कम खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको फैशन के हिसाब से चाहिए, कस्टम के हिसाब से चाहिए, हैबिट के हिसाब से चाहिए गुड्स, चाहे बेशक उनकी यूटिलिटी कम ही क्यों ना मिले। हैंस ही फेल टू स्पेंड हिज इनकम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इस लॉ के हिसाब से फिर अपनी इनकम को स्पेंड करने में फेल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कई बार कंज्यूमर के इग्नोरेंस के कारण भी क्या होता है, ये लॉ वो लागू नहीं कर पाता। जैसे कंज्यूमर इज़ इग्नोरेंट अबाउट मैनी थिंग कंसर्निंग कंजप्शन, कहता है कि जब कंज्यूमर कंजप्शन करता है तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर देता है। मैनी टाइम ही इज़ इग्नोरेंट अबाउट द राइट प्राइस ऑफ द गुड, कई बार कंज्यूमर को राइट प्राइस ही नहीं पता था गुड्स का कि राइट प्राइस है क्या। ही इज़ इग्नोरेंट अबाउट द लेस एक्सपेंसिव सब्सिट्यूट ऑफ द गुड्स, कई बार उसको इतना ही नहीं पता होता कि जो गुड्स को परचेज कर रहा है महंगे में, उसका सब्सिट्यूट उसको सस्ते में अवेलेबल हो रहा है, तो उसको उसके सब्सिट्यूट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ही इज़ इग्नोरेंट अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, ना ही कंज्यूमर को नॉलेज कि एक प्रोडक्ट जो परचेज कर रहा है उसके डिफरेंट यूजेस क्या हो सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस इग्नोरेंस, कहते हैं इस इग्नोरेंस के कारण जो कंज्यूमर होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपनी इनकम को खर्च करने में, इस तरीके से खर्च करने में कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। नेक्स्ट है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड, की जो ये लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है, ये कहाँ लागू होता है, जहाँ गुड्स डिविजिबल होती हैं, तभी तो हम मार्जिनल यूटिलिटी या जो दो गुड्स की हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जो गुड्स डिविजिबल नहीं है, जैसे कार होगी है, टीवी सेट होगा, स्कूटर होगा, तो उस केस में फिर जो लॉ है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं हो सकता। इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड, कहता है कि अगर इक्वलाइज करना है मार्जिन यूटिलिटी अलग अलग गुड्स की, इफ़ वी आर सपोज टू बाई मोर देन 1 यूनिट ऑफ द अबव गुड, कहते हैं अगर मान लो एक से ज़्यादा कार खरीद लिए, एक से ज़्यादा टीवी सेट खरीद लिए, एक से ज़्यादा स्कूटर सेट खरीद लिए, देन इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू बाई एन एडिशनल यूनिट, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जिसके पास पहले से एक टीवी सेट है या एक स्कूटर है, या उसके द्वारा बाद दोबारा क्यों परचेज करेगा उसको, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी अगर है गुड्स की, तभी तो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमोडिटी की डिविजिबिलिटी के कारण जो मार्जिनल यूटिलिटी को कंपैरिजन करके हम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुड्स डिविजिबल नहीं है तो उस केस में लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का एप्लीकेबल होना मुश्किल है। तो इफेक्ट क्या होता है इसका, कि जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता, जो गुड्स इनडिविजिबल होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कांस्टेंट इनकम एंड प्राइस, जबकि रियल लाइफ में कांस्टेंट होती ही नहीं है, ना ही तो इनकम कांस्टेंट होती, ना ही प्राइस कांस्टेंट होता। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है जो इस लॉ की, ये है कि जो इनकम कंज्यूमर की और जो प्राइस होते हैं गुड्स के वो कांस्टेंट होते हैं, जबकि इनकम कंज्यूमर की लिमिटेड होती है, कांस्टेंट नहीं होती, लिमिटेड होती है। एज सच ही कैन नॉट इंक्रीज हिज सेटिस्फेक्शन, तो वो अपनी लिमिटेड इनकम से जितनी उसकी लिमिट है इनकम की, उससे ज़्यादा अपनी खर्च नहीं कर सकता, तो अपनी सेटिस्फेक्शन को एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद वो नहीं सेटिस्फाई कर सकता। यानी कि एक लिमिट तक की उसकी सेटिस्फेक्शन है जो हो सकती है, जितनी उसकी इनकम है उतने वो खर्च करके सेटिस्फेक्शन ले सकता, तो अपनी इनकम की लिमिट के बियॉन्ड जा कर के सेटिस्फेक्शन लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से कहते हैं जो प्राइस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ही विल गेट ओनली एज मच ऑफ सेटिस्फेक्शन एज द अमाउंट ऑफ गुड दैट ही कैन बाय विद हिज लिमिटेड इनकम, तो यहाँ पे अगर प्राइस कांस्टेंट है तो उसके ऊपर अपनी इनकम को खर्च करके कंज्यूमर उस केस में भी सिर्फ लिमिटेड ही सेटिस्फेक्शन है जो ले सकता है कंज्यूमर। ही कैन नॉट एक्सटेंड हिज सेटिस्फेक्शन बियॉन्ड दिस लिमिट, तो वो लिमिट के बाहर जाकर के जो है अपनी सेटिस्फेक्शन को नहीं ले सकता, क्योंकि जितनी उसकी इनकम है उतने वो खर्च कर सकता है और उतना ही वो सेटिस्फाई हो सकता है। जितना उसका इनकम है उससे बियॉन्ड जाकर के सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती कंज्यूमर को। इनडेफिनेट बजट पीरियड, कहते हैं जो यहाँ पे बजट पीरियड इनडिफाइन है, यानी कि इनडेफिनेट का मतलब क्या है कि बजट पीरियड का टाइम पीरियड यहाँ पे इनडिफाइन है कि पता नहीं कितना बजट पीरियड है, जबकि
हम जब अपने खर्च करते हैं तो उसका एक बजट बनाते हैं कि यहाँ पे हम इतने बजट के अंदर खर्च कर लेंगे। कहते हैं अनदर लिमिटेशन ऑफ द लॉ इज़ दैट द बजट पीरियड ऑफ द कंज्यूमर इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये तो लिमिटेशन होगी। हम रियल लाइफ में भी क्या करते हैं कि बजट बना के चलते हैं ना, कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो ये हमें पॉकेट मनी मिलती है ये 1 मंथ की मिलती है, तो यहाँ पे हमारा बजट क्या 1 मंथ हो गया। बजट पीरियड क्या कहलाएगा 1 मंथ कहलाएगा, कि 1 मंथ के अंदर हमें वो स्पेंड करना होता है। जबकि यहाँ पे इसकी क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे बजट पीरियड कहते हैं डिफाइन नहीं होता। ये तो चीज़ गलत है, क्योंकि बजट पीरियड क्या होता है, हम डिफाइन करके चलते हैं कि इतने टाइम पीरियड के अंदर हमें ये खर्च करना है। बजट पीरियड रेफर टू दैट पीरियड, कहते हैं बजट पीरियड कौन सा पीरियड होता है, कि वो पीरियड होता है जहाँ पे कंज्यूमर स्पेंड करता है अपनी इनकम को डिफरेंट यूजेस के ऊपर। इट में बी अ मंथ, तो बजट मंथ भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। कहते हैं कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जैसे टीवी सेट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये एक बजट पीरियड के अंदर खरीदी जाती हैं, लेकिन इसका कंटिन्यू हम काफ़ी सारे बजट पीरियड तक करते हैं। मान लो कि 1 ईयर में बजट ले रहे हैं, 1 साल खरीद ली, तो इसका साल 10-12 साल तक इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है रेफ्रिजरेटर या फिर टीवी सेट का इस्तेमाल। तो यहाँ पे जो गुड्स मैंने एक बजट पीरियड के अंदर खरीदे जैसे टीवी सेट या फिर रेफ्रिजरेटर, तो इनकी मार्जिन यूटिलिटी का कंपैरिजन मैं उन गुड्स की मार्जिन यूटिलिटी के साथ नहीं कर सकती जिनको मैंने एक बजट पीरियड के दौरान बार बार परचेज़ किया है। मतलब ये टीवी रेफ्रिजरेटर तो मैंने एक ही बार परचेज़ किया एक बजट पीरियड के अंदर, तो इनकी मार्जिन यूटिलिटी के कंपैरिजन में उन गुड्स के साथ नहीं करूँगी जिनको मैंने एक बजट पीरियड के अंदर बार बार गुड्स को परचेज़ किया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी इन गुड्स की कंपेयर नहीं करेंगे मार्जिन यूटिलिटी उन गुड्स के साथ जो मैंने बोट की हैं, खरीदी हैं या कंज्यूम किया है सेम बजट पीरियड के अंदर, क्योंकि ये तो मैंने एक ही बार खरीदी हैं और दूसरी गुड्स को मैं 1 साल के अंदर बार बार खरीद रही हूँ, यानी कि एक बजट पीरियड के अंदर बार बार खरीद रही हूँ। तो यहाँ पे जो बेस है वो सेम नहीं है कंपैरिजन का, तो इस कारण से यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो सेट नहीं बैठेगा। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। जबकि हमने जब अजम्पशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो कार्डिनल मेजरमेंट होती है लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी में की जाती है, जबकि रियल लाइफ में कहता है जो कार्डिनल मेजरमेंट होती है यूटिलिटी की वो पॉसिबल नहीं होती है। कहता है अजम्पशन दैट द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो कहते हैं जो ये अजम्पशन थी इसकी कार्डिनल नंबर में यूटिलिटी को मेज़र करने की, ये क्या है इनकरेक्ट है, यानी कि सही नहीं मानी है इसने। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, कहता है यूटिलिटी को मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता। हाउ कैन ए कंज्यूमर से दैट ही वुड गेट 12 यूटिल, कहता है कि हम कैसे कह सकते हैं ये कंज्यूमर 12 यूटिलिटी ले ली है एक फर्स्ट मैंगो से और 10 यूटिलिटी ले ली उसने सेकंड से। यूजलेस अनलेस मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एस्टिमेट, कहते हैं जब तक हम मार्जिनल यूटिलिटी को एस्टिमेट नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन है ये सही नहीं रहेगा उसके तब तक ये जो लाफिक मार्जिन यूटिलिटी का जो एप्लीकेशन सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट आते हैं चेंज इन द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, कि यहाँ पे जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी अजम्पशन में माना था कि कांस्टेंट रखते हैं, जबकि रियल लाइफ में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है जो कांस्टेंट नहीं रहती है। इन एक्चुअल लाइफ जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। व्हेन ए कंज्यूमर बाय मोर ऑफ गुड, कहता है जब कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स को खरीदता है तो उसके पास मनी कम रह जाती है। अगर वो स्मॉलर अमाउंट खर्च करता है तो उसके पास इट्स मार्जिन यूटिलिटी, कहता है कि स्मॉलर द अमाउंट ऑफ मनी, कहता कम है अगर अमाउंट ऑफ मनी की, हायर इज़ इट्स मार्जिन यूटिलिटी। तो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी क्या उसकी हायर है। कहते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, कहता कि अगर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी है तो कंज्यूमर विल हैव टू रीअरेंज हिज एक्सपेंडिचर, कहता कि वो रीअरेंज करके चलेगा डिफरेंट गुड्स के ऊपर अपने एक्सपेंडिचर्स को। रिजल्ट क्या रहेगा उसका, जो एप्लीकेशन ये ला की वो क्या हो जाएगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कितना का रीअरेंज कर सकते हैं हम अपने एक्सपेंडिचर्स को। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, जैसे यहाँ पे पेन और इंक मुझे इकट्ठा ही डिमांड करना पड़ेगा, कार पेट्रोल होगी है क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इकट्ठा ही इस्तेमाल किया जाता है इन गुड्स का। कहते हैं द लॉ डज नॉट अप्लाई टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये किस गुड्स के ऊपर लागू नहीं होता कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हमें फिक्स पोर्शन के अंदर क्या करना पड़ता है यूज़ करना पड़ता है बाय यूजिंग लेस ऑफ वन कमोडिटी। कहता है अगर मैं कमोडिटी को कम इस्तेमाल कर रही हूँ यूज़ ऑफ द
अदर कैन नॉट बी इंक्रीज। इस केस में ऐसा नहीं होता कि मैं एक कमोडिटी का कम इस्तेमाल करूं, दूसरी का ज़्यादा इस्तेमाल करूं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स होते हैं जिनको फिक्स पोर्शन में मुझे इकट्ठा इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिल्म अलॉन्ग विद कैमरा, कैमरे के साथ फिल्म, और कैसेट अलॉन्ग विद वीसीआर, वीसीआर के साथ कैसेट, विल हैव टू परचेज, ये परचेज करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से ये हमारी क्रिटिसिज्म थी जो हमने लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी की पढ़ी है। ऐसे आने वाली क्लास में आपको इसका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, तो यहाँ पे हम कैसे डिमांड कर्व बनेगा लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी का इस्तेमाल करके कवर करेंगे। ये इसका लास्ट टॉपिक बनता है, इससे नेक्स्ट क्लास फिर बनते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन कह रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।